हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ BNSS एंड हम हर एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। विद इन 39 to 40 लेक्चर्स वी विल कंप्लीटिंग BNSS एंड हम इसको डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, इसके हम केस लॉज वगैरह नहीं जा रहे हैं, इतना डीप नहीं जा रहे हैं। हम इसको एक रीडिंग दे रहे हैं और इस सेक्शन का क्या कहना चाह रहे हैं हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, BNSS में बेसिकली क्या लिखा हुआ है एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टेक बेयर एक्ट्स एंड यू जस्ट हैव टू टेक वन पेंसिल एंड लेट्स स्टडी टुगेदर। सो चैप्टर 2 में सेक्शन नंबर 6 से लेके 20 तक सेक्शंस हैं, आज हम कवर करेंगे। एंड सेक्शन नंबर 6 बात क्या कर रहा है? ओके, चैप्टर 2 क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस की। ठीक है, एंड सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंडिया में कितने, एक स्टेट में बेसिकली कितने क्रिमिनल कोड्स होते हैं। ठीक है, सो एक हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स को छोड़ के हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताए हैं इसमें। दैट इज फर्स्ट इज आर कोर्ट ऑफ सेशन। सो कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है। ओके, एंड यहाँ पर जो सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस हैं वो ट्राई किए जाते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, डकॉइटी, इस टाइप के जो ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं उनको यहाँ पर ट्राई किया जाता है। अब जो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन का जो जज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेशन जज। अब ये था कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब इसके नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब ये जो हैं ये थोड़े इनसे छोटे लेवल के ऑफेंसेस को ट्राई करते हैं। इनकी जो ये इनके पास कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? ये जनरली 3, मतलब जो इनके पास क्राइटेरिया है वो 3 इयर्स तक की पनिशमेंट ये दे सकते हैं एंड 50,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। अब इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास होते हैं, जो इनसे भी छोटी कैटेगरी के केसेस सुनते हैं। जैसे कि इनके पास पनिशमेंट देने का कितना वो है, ये 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। अब इनके बाद आते हैं लास्ट क्रिमिनल कोर्ट्स, जो कि होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मेनली जो रोल होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। आपने जनरली सुना होगा सेक्शन 144 लग गई इस एरिया में, ये हो गया, तो वो कौन लगाते हैं? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, शांति बनाए रखने का इनका बेसिकली काम होता है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट नहीं करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, सो ये तो था हमारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7, टेरिटोरियल डिवीजन। ओके, टेरिटोरियल डिवीजन का क्या मतलब है? इसमें बताया गया है कि एक स्टेट में कोर्ट्स का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब कोई, हम जैसे यूपी एक स्टेट लेते हैं तो उसमें जो कोर्ट्स डिवाइड किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, वो कौन करता है, किसके अंडर पावर होती है। सो टेरिटोरियल डिवीजन बताता है एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ द संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि हर एक स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा या फिर मल्टीपल सेशन डिवीजन हो सकते हैं। एक सेशन डिवीजन या तो एक डिस्ट्रिक्ट में होगा या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रुप करके उसके ऊपर एक सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्लॉज 2 बात कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कौन सा जुरिस्डिक्शन लगेगा ताकि जुडिशियल सिस्टम स्मूथली काम कर सके। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं बनाती, वो हाई कोर्ट के से कंसल्ट करती है और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करती है, उसकी लिमिट फिर करती है वो हाई कोर्ट से पूछकर। अब क्लॉज 3 क्या बात करता है? The state government may after consultation with the high court divide any district into subdivision। अब किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में भी वो अपने आप नहीं बांटेगी, हाई कोर्ट की परमिशन मतलब कंसल्ट करके फिर बांटेगी और उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली 4th क्लॉज हमारा क्या बोलता है? द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। बेसिकली यानी जब तक नए रूल्स नहीं आते तब तक जो हमारा एक स्टेट का पुराना स्ट्रक्चर है वो वैलिड रहेगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस ना करे। ठीक है, सो बेसिकली वो वैलिड रहेंगे। जो भी सेशन डिवीजन बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, तो वो इस संहिता के अंडर वैलिड है। ओके, अब हम समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कौन बनाता है, कौन स्टैब्लिश करता है, कौन इसमें जजेस अपॉइंट करता है, सब चीज़ इसमें बताया गया है। फर्स्ट क्लॉज हमें बात करता है स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन को हर एक डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं इसमें सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज
एक कोर्ट ऑफ सेशन है, उसका जो जज होगा पूरे कोर्ट ऑफ सेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, सेशन जज। और उसको अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट। बस स्टेट गवर्नमेंट का इतना काम है, उसको स्टैब्लिश करेगी और फिर उसके बाद कोई रोल उसका नहीं है। अब रोल आता है हाई कोर्ट का। तो जितने भी अपॉइंट करेगी जज, ठीक है, वो हाई कोर्ट करेगी, चाहे वो सेशन जज हो चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड क्लॉज यही बोलता है, एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। फोर्थ क्लॉज बात करता है, सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट। मतलब मानो मैं किसी एक कोर्ट ऑफ सेशन की जज हूँ, अब मैं ही दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन की एक एडिशनल जज भी बन सकती हूँ अगर हाई कोर्ट चाहे तो, ठीक है। तो मैं एक सेशन जज भी हो सकती हूँ, एक एडिशनल सेशन जज भी हो सकती हूँ एक दूसरे सेशन कोर्ट ऑफ सेशन की, ओके, अगर हाई कोर्ट चाहता है तो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अब वो बैठेगा कहाँ पे, इस कोर्ट ऑफ सेशन में बैठेगा कि उस कोर्ट ऑफ सेशन में बैठेगा। अब वो बैठेगा कहाँ पे, जहाँ पे उसको हाई कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट जो उसे डायरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन बताता है कि मानो सेशन जज का ऑफिस वेकेंट हो और अर्जेंट मैटर्स हैं तो वो कौन डिस्पोजल करेगा। तो ये जो काम है वो एडिशनल सेशन जज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल सेशन जज भी नहीं है वहाँ पर, तो जो CGM है वो करेंगे इस मैटर को हैंडल। तो बेसिकली सबसे, जैसे मानो कोर्ट ऑफ सेशन है तो टॉप पे कौन होते हैं, सेशन जज। उनके नीचे कौन आते हैं, मतलब नीचे नहीं, उनके साइड में आते हैं बेसिकली एडिशनल सेशन जज। उनके नीचे कौन आते हैं, CGM साहब। और CGM के नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये बेसिकली एक हायरार्की है कोर्ट ऑफ सेशन की। अब मानो सबसे टॉप का ऑफिस ही खाली है, वहाँ पे उस कोर्ट ऑफ सेशन के जो सेशन जज है वो नहीं है, तो जो भी सीरियस मैटर होगा, अर्जेंट मैटर होगा, वो काम तो करना है, बंद तो नहीं हो सकता। तो उनका जो काम है वो एडिशनल सेशन जज देखेंगे। मानो एडिशनल सेशन जज भी वहाँ पर नहीं है और सेशन जज भी नहीं है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मैटर को हैंडल करेंगे। अब 6th क्लॉज की बात करते हैं। 6th क्लॉज बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे कोर्ट ऑफ सेशन की जो सिटिंग्स होती हैं वो वहीं पर, कोर्ट ऑफ सेशन वहीं बैठता है जहाँ पे हाई कोर्ट उसको बोलता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जहाँ पर पार्टीज और विटनेसेस की सुविधा होती है, उनकी सुविधा के लिए ज़रूरी होता है, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की कंसेंट से, किसकी कंसेंट, कोर्ट प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की कंसेंट से किसी और जगह पर भी हियरिंग करवाई जा सकती है, ठीक है, वहाँ पर भी होती है हियरिंग्स। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्लॉज बात कर रहा है 7th क्लॉज क्या बोल रहा है, जो सेशन जज हैं वो अपने एडिशनल सेशन जज के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो बेसिकली एडिशनल सेशन जज को काम कौन देता है, सेशन जज। सेशन जज के पास जितना काम होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना एडिशनल सेशन जज को काम करना। अब नेक्स्ट बात करता है, अगर सेशन जज एब्सेंट हो या काम करने में असमर्थ हो, बेसिकली अगर सेशन जज एब्सेंट है और वो काम नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो अर्जेंट एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी देख सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था अगर ऑफिस वेकेंट होता है, वेकेंट नहीं है, मतलब वेकेंट वाले क्लॉसेस में भी है, लेकिन अगर मानो सेशन जज काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो वो एडिशनल सेशन जज को अपना काम करने के लिए बोल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पोर्शन इज एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, अपॉइंटमेंट का मतलब समझाया है। तो अपॉइंटमेंट का मतलब सिर्फ हाई कोर्ट द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट से ही है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी पर्सन का पहला अपॉइंटमेंट या प्रमोशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, सो वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड की गई है। तो ये तो था हमारा सेक्शन नंबर 8 कोर्ट ऑफ सेशन। आई होप आपको कोर्ट ऑफ सेशन पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 9, दैट इज़ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स होते हैं उनको स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, अब उनकी कोर्ट्स कौन बनाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोर्ट्स के जो कोर्ट्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। अब वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी और उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी कि कितने कोर्ट्स बनाए गए और कहाँ पर होंगे, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स कहाँ पर होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ओके। और हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब पहले वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट की, एक मतलब कहाँ पर होंगे, कितने होंगे, कैसे बनाने हैं। उसके बाद वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बाद वो उस नोटिफिकेशन में वो बताएगी कि ये कोर्ट्स, इतने कोर्ट्स बनाए गए हैं, किस किस जगह पर बनाए गए हैं। ये सब काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, और कंसल्ट करेगी लेकिन हाई कोर्ट से। अब ये तो हो गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स। अब यहाँ पे बात करी जा रही है प्रोवाइडेड में
स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कर सकती है, किसी भी मतलब किसी भी एरिया के लिए वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है। ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर केस या स्पेसिफिक कैटेगरी के केसेस के ट्रायल के लिए होंगे। अब नाम से पता लग रहा है स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो मतलब या तो वो वुमेन मतलब समझ रहे हो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बना सकते हैं, या तो मतलब एक बेसिकली एक स्पेसिफिक केस एक टाइप उसके लिए बनाए जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स। अब अगर किसी लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश होता है मानो, तो वहीं उस कैटेगरी के केसेस ट्रायल करेगा, किसी और मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो मानो ऐसा स्पेशल कोर्ट एक किसी भी उसमें बनाया गया, तो जितने भी उस एरिया के इससे रिलेटेड केस होंगे वो सारे केसेस फिर यहीं पर ही ट्राई किए जाएंगे, ना कि और किसी कोर्ट और किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वो नहीं जाएंगे केसेस, वो सारे केसेस उसमें ही उसी स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना किसी भी और मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा फिर ऐसे जहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्लॉज क्या बात कर रहा है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो बेसिकली सारे कोर्ट्स को जितने भी मतलब ऑफिसर्स हैं वो जनरली हाई कोर्ट ही अपॉइंट कर रहा है। बस स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या हो रहा है, उस कोर्ट को बनाना वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसके बाद जैसे उसे चलाना है वो जनरली हाई कोर्ट ही कर रहा है। हमने कोर्ट ऑफ सेशन में भी देखा हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है जजेस को, यहाँ पर भी ऑफिसर्स को हाई कोर्ट ही अपॉइंट कर रहा है। अब हाई कोर्ट की पावर क्या है इसमें, अगर हाई कोर्ट को लगे कि ज़रूरी है, ठीक है, तो किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विस के मेंबर को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स दे सकती है। ये पावर्स किसी सिविल कोर्ट के जज को भी दी जा सकती हैं अगर ज़रूरत लगती है तो ये हाई कोर्ट के पास एक पावर है, ओके। अगर हाई कोर्ट चाहती है, उसको ज़रूरी लगता है कि किसी स्टेट जुडिशियल सर्विस के मेंबर को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर देनी है तो वो दे सकती है, सेकंड क्लास की देनी है तो वो दे सकती है, ठीक है। तो ये था कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और यहाँ पर एक और बात है, सिविल कोर्ट के जजेस को भी दे दी जाती है पावर। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 10 की, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स की। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी कोर्ट्स कैसे चलती है, सब बात करेंगे। अब जो CGM होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक CGM होते हैं, ठीक है। अब ये जो CGM है वो कैसे बनते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं फर्स्ट क्लास, तो उनमें से एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट JMFC को उठाकर CGM बना दिया जाता है। और ये करता कौन है, अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट करता है इसमें भी अपॉइंट। अब ये तो होगा CGM। अब एडिशनल CGM कैसे बनते हैं, हाई कोर्ट अगर चाहे तो एक या फिर एक से ज़्यादा ACGM बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है, और ACGM को CGM की कुछ या सारी पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पावर्स कितनी देनी है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, वो चाहे तो उतनी ही पावर दे सकता है, चाहे तो वो कुछ कम भी दे सकता है। अब इसमें बात कर रहे हैं ACGM हो गया। तो ACGM भी बेसिकली कैसे बनते हैं, मानो जितने भी JM हैं, JMFCs हैं, ठीक है, JMFC में जो सबसे अच्छे काम कर रहे होंगे उनको CGM बना देंगे। फिर जो JMFC है उनमें से ही ACGM बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही बेसिकली प्रमोशन होकर वो CGM और ACGM बन जाते हैं, और ये सारा काम हाई कोर्ट करता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर 3 में SDJM की। मतलब SDJM मतलब सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर ज़रूरत होती है तो कोर्ट किसी भी JMFC को सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देता है, डेजिग्नेट कर देता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटा भी सकती है, मतलब वो हाई कोर्ट के अंडर है कि उसको कितनी पावर्स देनी है। अब SDJM की क्या पावर्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम होता है उनका बेसिकली। तो जो SDJM होते हैं उनको CGM के जनरल कंट्रोल के अंडर रखा जाएगा। जो इनका हेड होगा SDJM का कौन होगा, CGM होगा। सो जो SDJM होते हैं उनको अपने सब डिवीजन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट ACGM के काम पर सुपरविजन और कंट्रोल का अधिकार मिलेगा। और जो हाई कोर्ट एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बता सकती है कि SDJM की पावर्स क्या होंगे, तो वो हाई कोर्ट के अंडर है, वो कितनी पावर्स देना चाहती है। अब मैं आपको इसको पूरा समराइज़ करके अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूँगी टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली एक मानो स्टेट है, एक यूपी है, ठीक है, उसका स्टेट का जो टॉपेस्ट क्रिमिनल कोर्ट है वो कौन सा हुआ, हाई कोर्ट हो गया। अब सेशन डिवीजन है, एक जो स्टेट है उसके डिवीजन बांटे जाते हैं, सेशन डिवीजन। तो डिवीजन में जो कोर्ट होता है टॉप लेवल वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के हेड कौन होते हैं, सेशन जज। उनके साइड में काम कौन करता है, ASJ, एडिशनल सेशन जज काम करते हैं उनके साथ मिलके, ठीक है। तो ये हो गया सेशन डिवीजन का लेवल। अब मानो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स करते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करते हैं। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही
का प्रमोशन होकर वो CGM बन जाते हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही प्रमोशन होकर वो ACGM बन जाते हैं। तो लेकिन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन सब के जो हेड होते हैं वो CGM साहब जी होते हैं। जो CGM होते हैं उनके ही अंडर में, उनके मतलब अंडर में नहीं, उनके साथ आ जाते हैं ACGM, ठीक है। तो इन सब का हेड कौन हुए? CGM हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिवीजन लेवल पे हेड कौन हो गए? सेशन जज हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन लेवल पर। सब डिवीजन पर कौन होते हैं? SDGM होते हैं, सब डिविजन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैसे बन के आए? ये वही हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर JMFC थे, JMFC का ही ये बन जाते हैं SDGM, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने क्या समझा था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर JMFC थे उनका प्रमोशन हुआ था, वो CGM बन गए थे। ऐसे ही ये लोग JMFC से SDGM बन जाते हैं सब डिविजन लेवल पर, ठीक है। अब जो SDGM है उनके हेड कौन है? तो जो SDGM है उनके हेड भी, उनके भी जो कंट्रोल जो भी इन पर सुपरविजन करेंगे वो कौन करेंगे? CGM करेंगे। तो JMFC हो, JM सेकेंड क्लास हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, SDGM हो, इन सब के हेड हुए हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ओके। सो अब सब डिवीजन को और अगर हम अंदर में बांटे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पंचायत लेवल, ये सब और अंदर चले जाते हैं। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में इसको ध्यान देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ क्लासिफिकेशन। हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 11, दैट इज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन बन जाते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन क्या करता है, ठीक है। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सबसे पहले तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऐसे ही नहीं बनते। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हाई कोर्ट को कि हमें स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहिए, तो हाई कोर्ट फिर उसके बाद अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब अपॉइंट किसको करेंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकेंड क्लास की पावर्स दी जाती हैं। किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को पावर्स दी जाती हैं, किसकी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की और सेकंड क्लास की, किसी भी एक की, कि जो उनके पास पावर्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी जाती हैं कुछ पीरियड के लिए, ठीक है। उसको हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। ये अपॉइंटमेंट ना किसी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए किया जाता है जनरली, और ये जो पावर्स हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के लिए दी जाती हैं, या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ केसेस के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हर किसी को ये पावर्स नहीं दी जा सकती, सिर्फ वही लोग स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर किसी पोस्ट पर या रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को ही ये पावर मिलती है। उनके पास लीगल अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो हाई कोर्ट अपने रूल्स के थ्रू स्पेसिफाई करेगा। अब ऐसे ही नहीं किसी को ही बना दिया जाएगा। हाई कोर्ट एक स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट देखकर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाते हैं। अब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो टर्म है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं वो एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए इसको स्पेसिफाई करता है कि उनका कितना टाइम पीरियड होगा, लेकिन जनरली जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं वो 1 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। और वो उनको कौन बनाए जाते हैं? वो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है जिसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की पावर दे दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और वो 1 साल के लिए ही बनेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 12, दैट इज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसमें हम बात करेंगे कि इनकी लोकल लिमिट्स का डिसीजन कौन करता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये हाई कोर्ट के कंट्रोल में होता है, और CGM डिसाइड करते हैं कि इनका कौन से एरिया में कौन से मैजिस्ट्रेट को कितनी पावर्स देनी है, कौन कितनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कौन से मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 9 में और सेक्शन 11 में दिए गए, यानी JMFC, JMSC और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया जा रहा है। अब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी भी लोकल एरिया में अपना कोर्ट लगा सकते हैं, ओके। वो डिसाइड करते हैं बेसिकली हाई कोर्ट ही, या मतलब बताया जाता है। अब सेकेंड क्लॉज बोल रहा है मैजिस्ट्रेट्स की पावर कितने एरिया तक होती हैं। अब ये बात करते हैं हम, अगर कोई अलग डेफिनेशन नहीं दी गई हो, ठीक है, तो हर मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट तक होती है, ठीक है, क्योंकि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जाता है ना, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। अगर हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि उनका सिर्फ इतना एरिया है तो इतना ही है, और अगर कोई स्पेशल लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट तक पावर होती है। इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एरिया में अपनी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। सो सेक्शन नंबर 13 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। ये हमें बेसिकली बताना चाह रहा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हायरार्की क्या होती है। तो सबसे टॉप पे होते हैं सेशन जज, उनके अंडर आते हैं CGM, और CGM के अंदर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये बताना चाह रहे हैं कि सेशन जज जो है वो अंडर कंट्रोल, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो अंडर कंट्रोल किसके होते हैं? सेशन जज के, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते, वो पहले CGM के थ्रू होते हैं, फिर सेशन जज के होते हैं। तो हमें बेसिकली इतना समझना है, सबसे टॉप पे सेशन जज होते हैं, उसके नीचे CGM साहब होते हैं, उसके नीचे
जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं। ओके, अब ये बताना चाह रहे हैं सीजीएम का क्या रोल होता है। क्लॉज 2, सीजीएम जो है वो अपने अंडर जुडिशल मजिस्ट्रेट के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा जेएम क्या काम करेगा। वो नए रूल्स बना सकते हैं या स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं जो बीएनएसएस के रूल्स में कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कुछ भी रूल बना रहे हैं, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स बना सकते हैं, नए ऑर्डर्स दे सकते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट को, और इससे इंश्योर होता है कि जो केसेस हैं वो एफिशिएंटली हैंडल हो रहे हैं और हमारा जुडिशल सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है। ओके, सेक्शन नंबर 14 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। अब यहाँ तक हमारा सारा जुडिशल मजिस्ट्रेट, सीजीएम, सेशन जज सब खत्म हो गया। अब आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 14। ओके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करती है। इसमें अपॉइंट कौन कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। ठीक है, पहली बार है जहाँ पे अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वरना अब तक हमने जितना पढ़ा हाई कोर्ट के हाथ में ही पढ़ा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट का सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है और उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी जा सकती हैं जो एक डीएम के पास होती है। मतलब समझा कुछ कि क्या हुआ इसमें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। अब मानो मेरे पास 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से जो टॉप मोस्ट होंगे उनको उठा के बना दूंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो वही बन गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब मैं इनमें से ही किसी एक को उठा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इनमें से ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया। तो इन सब की कैटेगरी कौन इन सबको हैंडल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है, अगर किसी वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट टेम्प्रेरी खाली हो, ठीक है, तो जो ऑफिसर उसकी जगह आता है उसके पास टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं। मानो डीएम का स्पेस खाली है, वहाँ का ऑफिस वैकेंट है, तो जो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो जो उनकी जगह आएंगे टेम्प्रेरी, तो उनके पास सारी वो पावर्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही काम करती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनका बेसिकली काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सोसाइटी में पीस को मेंटेन करके रखना। अब यही सारा काम है इनका, और इनका जो सुपरविजन कौन कर रहा है, इनका स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उनके रूल्स के हिसाब से चलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब मानो जो सब डिवीज़न लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन्स आते हैं, तो वहाँ पर कौन होता है, तो वहाँ पर हमारे एसडीएम का रोल आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठाकर एसडीएम का इंचार्ज बना सकती हैं। ठीक है, ऐसे मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे सकती है कि वो एसडीएम अपॉइंट करें। तो बेसिकली आप कुछ समझ रहे हैं इससे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे वो कौन होते थे, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते थे, उनका एक हेड होते थे वो डीएम साहब होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके साइड वालों को हम कहते थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। अब उनके नीचे अगर हम आएंगे सब डिवीजन लेवल पर, तो सब डिवीजन लेवल पर हमारे होते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम। और एसडीएम कैसे बनते हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठा के ही एसडीएम बना दिया जाता है। और एसडीएम जो बनाए जाते हैं ना, वो कभी कभी ना डीएम के द्वारा भी बना दिए जाते हैं। डीएम चाहे तो एसडीएम किसी को बना सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहती है तो किसी डीएम को बोल सकती है कि आप एसडीएम को अपॉइंट कीजिए उस एरिया के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे जो क्लॉज नंबर 4 है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं उनके पास उनको क्या पावर्स मिलती हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती है अगर वो चाहे। किसको, कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जा सकती हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो। लेकिन ये जो डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट का, वो डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि ये पुलिस कमिश्नर को ये अथॉरिटी दी जाए या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी वो दे देगी, नहीं चाहेगी तो वो नहीं देगी। तो बात करते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं सेक्शन नंबर 15 के अंडर, और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका रोल क्या होता है। ठीक है, कितने टाइम के लिए बनते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाती है, और ये जो है वो एक स्पेशल टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैसे बनेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही उनमें से किसी एक को चुन के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और इसमें लिखी हुई है, या फिर कोई एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एसपी रैंक या उसके इक्विवेलेंट हो। मतलब एसपी कौन होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, उनको भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है।
या फिर उनकी रैंक से ऊपर वाले को बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या बात इसमें बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स होती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स भी दे सकती है क्योंकि वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और या फिर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बेसिकली कि किस सिचुएशन में उसके पास कितनी अथॉरिटी है। ज़्यादातर इनका यूज़ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्यों अपॉइंट किए जाते हैं इसको भी समझते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में मानो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है और वहाँ पर स्पेशल सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पर एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की ज़रूरत हो, ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक ड्यूटी को या परफॉर्म करने के लिए एकदम मतलब इमरजेंसी जहाँ पे सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा हो, वहाँ पे पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे बना देते हैं। किसको बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठा के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देंगे, या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर उनके ऊपर रैंक वालों को उनमें से भी किसी एक को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देते हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो। बेसिकली सेक्शन नंबर 16 हमें क्या बता रहा है कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। या तो स्टेट गवर्नमेंट बता देगी कितना एरिया है, या फिर डीएम बताएंगे कि कितने एरिया में उनको काम करना है। अगर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है रिलीज, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पूरा डिस्ट्रिक्ट उनका ही होता है, और अगर स्पेसिफाई किया जाता है उनको कितने लिमिट तक काम करना है तो वो उनके उस लिमिट के अंदर ही काम करेंगे। और वो स्पेसिफाई कौन करेंगे? डीएम करेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 सब ऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनकी क्या हायरार्की होती है उसको समझते हैं। तो सारे एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हेड कौन होते हैं? डी। अब हमारे पास दो चीज़ है, एक डिस्ट्रिक्ट एक सब डिवीजन। अब जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इनके हेड हो गए डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सब डिवीजन लेवल के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके हेड कौन हो गए? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके अंडर सब डिवीजन आता है। तो बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं, ये मानो डीएम है, ये हो गए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हो गया एसडीएम, ये हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो डीएम होते हैं और जो एसडीएम होते हैं, डीएम एसडीएम के भी हेड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डीएम जो है उनकी थोड़ी सी पावर ऊपर है एज कम्पेयर टू एसडीएम। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट है, ये सब डिवीजन है, ठीक है। तो हम हायरार्की समझेंगे तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और अगर हम ओवरऑल समझेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके अंदर एसडीएम और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओके। अब इनका बिजनेस एलोकेशन, इन्हें काम कौन कौन देता है, इनके रूल्स कौन बनाता है वो समझ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें अलॉट करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके लिए रूल्स भी बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स भी इशू कर सकते हैं। ये सारे ऑर्डर्स और जो रूल्स हैं वो लेकिन बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर हायरार्की और चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश की गई है बेसिकली। अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। याद कीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डेफिनेशन क्लॉज में। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? वो जो भी क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं गवर्नमेंट की साइड से, उनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, इसमें 9 क्लॉजेज हैं आई गेस, या इसमें 9 क्लॉजेज हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 1 से। अब पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडवोकेट्स होते हैं और जो क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कुछ स्पेशल केसेस में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा। अब जो हाई कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, तो उनके अलग अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। अब हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले बात कर रहे हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक पीपी भी हो सकता है, एपीपी भी हो सकते हैं। दिल्ली के केस में हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है दिल्ली में, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है। हमने हाई कोर्ट का समझा, हाई कोर्ट में सेंट्रल भी करती है, स्टेट भी करती है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हाई कोर्ट में
सेंट्रल भी करती है, लेकिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है। और एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्ट करके एक पैनल प्रिपेयर करता है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। अभी बता रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बनेगा, कैसे बनाती है, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाएगी अपने स्टेट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसमें रोल आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के साथ कंसल्ट करेगी और एक पैनल लिस्ट, मतलब एक प्रिपेयर करती है लिस्ट, और उन लोगों को नाम अपॉइंट करेगी कि इनमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उसी पैनल में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा। बेसिकली सेशन जज और डीएम ने मिलकर एक लिस्ट बनाई कि ये सारे लोग हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। अब वो लिस्ट भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट उनमें से सेलेक्ट करेगी किस किस को वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट कर सकती है। ओके, अब क्या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का अलग से कैडार होता है? हाँ, होता है। अगर किसी स्टेट में एक रेगुलर कैडार ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो सिर्फ उसी कैडार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा। मतलब अगर उस कैडार में सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बनाए गए पैनल में से अपॉइंटमेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले बेसिकली कैडार को प्रेफरेंस दी जाती है, और उसके बाद अगर मानो कैडार में लोग नहीं हैं, उसके बाद जो लिस्ट भेजी थी डीएम और सेशन जज ने, उनमें से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, ठीक है, क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आपको बनना है, ठीक है, तो वहाँ पर कम से कम आपने एडवोकेसी की प्रैक्टिस 7 साल की एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 10 साल तक का, मतलब मिनिमम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें क्लॉज 8 में आपको एक प्रोवाइडेड दिया हुआ है। प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, अगर कोर्ट चाहे तो जो विक्टिम है उसको भी अपनी पसंद का एक एडवोकेट हायर करने की परमिशन दी जा सकती है जो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज क्या बात करता है कि एडवोकेट का एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, कैसे काउंट किया जाएगा। अगर किसी एडवोकेट ने कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पीपी या असिस्टेंट पीपी के रूप में काम किया है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस भी एडवोकेट प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो ये था बेसिकली हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूरा सेक्शन, कैसे अपॉइंट होता है, कैडार लिस्ट को कितनी प्रेफरेंस दी जाती है और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही सब हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हमें बताया गया है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमारे 2 सेक्शंस और बचे हैं, सेक्शन नंबर 19 एंड 20। सेक्शन नंबर 19 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अभी हमने पढ़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज इन सेक्शन नंबर 19। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। जो एपीपी होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर होता है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन का केस लड़ते हैं। अब ये जो क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, उन्हें न्याय दिलाने में जो मदद करते हैं उन्हें एपीपी कहते हैं। अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका भी अपॉइंटमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट करती है, और एक से ज़्यादा असिस्टेंट एपीपी भी अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हो जाते हैं। अब किसी स्पेसिफिक केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी एपीपी अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कोई भी असिस्टेंट एपीपी बन सकता है? नो। अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए कोई असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी और एलिजिबल वकील को टेम्पररी बेसिस पर अपॉइंट कर सकता है, डीएम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज़ का नोटिस पहले देना होगा डीएम को, ठीक है। उसके बाद अगर 14 डेज़ में कोई रिप्लाई नहीं आता तो डीएम अपॉइंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। 14 डेज़ का नोटिस देना होता है, ठीक है। क्या कोई पुलिस ऑफिसर एपीपी बन सकता है? अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने उस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस केस में, तो हाँ, पुलिस ऑफिसर भी एपीपी बन सकते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के कोई भी ऑफिसर असिस्टेंट एपीपी नहीं बन सकते। तो बेसिकली अगर एपीपी बनना है तो इंस्पेक्टर से अबव रैंक या इंस्पेक्टर की रैंक होनी चाहिए, तभी वो एपीपी बन पाएंगे पुलिस ऑफिसर, ओके।
सो ये थे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ही बनते हैं। ओके, अब हम लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 20, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ओके, सो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश कौन करता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल पर करते हैं इसको, एक स्टेट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट लेवल पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में क्या क्या होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, कितने भी हो सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहलाता है वो, और उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं कितने भी, और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं कितने भी, जितना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी मतलब कौन बनते हैं? डीओपी और डीडीओपी बनते हैं प्रैक्टिसिंग नॉट लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के आपके पास एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप सेशन जज रह चुके हैं तो आप बन सकते हैं डीओपी या फिर डीडीओपी। अब बात करते हैं एडीओपी की। एडीओपी कौन होते हैं? कौन बन सकते हैं? जिनके पास एक्सपीरियंस होगा 7 ईयर्स ऑफ एडवोकेसी का, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रह चुके हैं वो भी बन सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन के। अब हम इसमें बात करते हैं सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि जो हेड होते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं, वो फंक्शन करते हैं किसके कंट्रोल में? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के। तो बेसिकली ये सारा किसके कंट्रोल में है? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कंट्रोल में है। अब समझ लेते हैं क्लॉज नंबर 4 को। ये बताना चाह रहे हैं हायरार्की, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं उनका हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, स्टेट लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं उनके हेड होते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और अगर हम पूरी इसको हायरार्की समझें तो सबसे टॉप पे आते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उनके नीचे आते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और उनके नीचे आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये हमें क्लॉज नंबर 4 समझा रहा है। सो क्लॉज नंबर 5 हमको क्या बता रहा है कि जो पीपी अपॉइंट होते हैं, एपीपी अपॉइंट होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं, वो सारे ही हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आते हैं। कौन लोग? जो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के केसेस के लिए, ठीक है, तो वो सारे डीओपी के अंडर ही आते हैं। सेक्शन नंबर क्लॉज 6 हमको बता रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं पीपी, एपीपी, एसपीपी, तो वो कैसे होते हैं? वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आते हैं और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। क्लॉज नंबर 7, 8, 9 फंक्शंस के बारे में बताते हैं। हमने इस पूरे में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो हमारे जो सबसे टॉप पे हमने पढ़े थे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उनका फंक्शन हमें इस क्लॉज नंबर 7 में बताया हुआ है। वो बेसिकली उन सारे केसेस पर ध्यान देते हैं जो जो सीरियस केसेस होते हैं, जो पनिशमेंट जिन केसेस की पनिशमेंट 10 ईयर्स या उनसे ज़्यादा होती है, वो ध्यान देते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। उनके नीचे कौन आते हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो वो वाले केसेस देखते हैं जिसमें 7 साल की पनिशमेंट होती है लेकिन 10 साल से कम की होती है। अब उसके नीचे कौन आते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो वो सारे केसेस देखते हैं जो 7 साल की सज़ा से कम वाले ऑफेंसेस होते हैं, उनकी वो सारे केसेस एडीओपी देखते हैं, ठीक है। 11 कुछ नहीं, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं अदर वो पावर फंक्शंस बदल सकते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो क्लॉज नंबर 12 लास्ट क्लॉज हमको समझा रहा है ये जो प्रोविजंस हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट अप्लाई नहीं करेंगे जब वो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनके उनके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो एडवोकेट जनरल पर ये सारे क्लॉजेस प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए जाते। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, आई विल शेयर विद यू ऑल। एंड आई होप आपको चैप्टर 2 समझ आया हो BNSS का। अगर कोई भी फीडबैक है सो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज जाने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।